अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी सीरियस नेचर होती है और ये डिमांड करता है कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस की जाए और स्पीडली रिलीफ इससे लिया जाए, पेशेंट को रिलीफ दिया जाए, ठीक है एक ये सर्जिकल इमरजेंसी। डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी, या तो सिंपल या डायनामिक जिसको हम कह रहे हैं, या दूसरी टाइप स्ट्रैंगुलेटेड या ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सिंपल डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस वर्किंग होगी उस ऑब्स्ट्रक्टिंग एजेंट की। कोई चीज़ है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, लेकिन वहाँ पर उसकी पेरिस्टाल्सिस काम कर रही है, ठीक है। इंटेस्टाइनल लूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन तो है, लेकिन पेरिस्टाल्सिस है इन द वाल या आउटसाइड द वाल। जैसे फॉर एग्जांपल फीकल इम्पेक्शन है, स्ट्रक्चर बना है, अडेजन्स हुई हैं, तो पेरिस्टाल्सिस लेकिन सही है। दूसरा होता है स्ट्रैंगुलेटेड या ए डायनेमिक। इसमें क्या होता है, इस टाइप में पेरिस्टाल्सिस ख़त्म हो जाएगी और कोई भी पर्पल्सिव वेव नहीं होगी, ठीक है। इसमें ए पेरिस्टाल्सिस है। तो ये तब होगा जब इंटरफेरेंस आ जाए विद द इंटेस्टाइनल ब्लड सप्लाई। जैसा कि बावल जो है वो ट्रैप हो गया है या ट्विस्ट हो गया है, तो उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो उसमें पेरिस्टाल्सिस रुक जाएगी। तो इसके एग्जांपल में आता है पैरालाइटिक इलियस या मिजेंट्रिक वास्कुलर ओक्लूजन। पैरालाइटिक इलियस या मिजेंट्रिक वास्कुलर ओक्लूजन में ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब पेशेंट आया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, सर्जिकल इमरजेंसी है, कैसे प्रेजेंट करेगा? क्लिनिकल फीचर में उसको पेन होगा जो कोलिक की पेन, अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कोलिक की पेन, अगर पैरालाइटिक इलियस है तो डल कांस्टेंट पेन रहेगा। पैरालाइटिक इलियस यानी पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, ठीक है, फूड वगैरह जो आगे पास नहीं हो रहा, पैरालाइटिक इलियस उसको कह रहे हैं, तो उसमें डल कांस्टेंट पेन रहेगा। लेकिन अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें पेरिस्टाल्सिस हो रही है तो उसमें कॉलिक की पेन होगा। दूसरा, पेन के अलावा पेशेंट वॉमिटिंग के साथ आएगा, बहुत ज़्यादा कॉपियस वॉमिटिंग। अगर स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हाई वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, लेकिन ऊपर अगर स्मॉल बावल में ऑब्स्ट्रक्शन है तो कॉपियस वॉमिटिंग। लेट वॉमिटिंग होगी या एब्सेंट होगी वॉमिटिंग अगर लोअर स्मॉल बावल में या कॉलन में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। वॉमिटिंग के अलावा तीसरा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब डिस्टेंशन स्मॉल लूप ऑफ द बावल तक कन्फाइन भी रह सकती है, जो कि हमें बिल्कुल रिजिस की तरह नज़र आएगी, उसके एब्डोमेन के ऊपर हमें इंस्पेक्शन पे नज़र आएंगी वो डिस्टेंशन, एक लेडर पैटर्न बनाएगी, ठीक है। अगर आगे जाके डिफ्यूज़ डिस्टेंशन जो है वो लेट होती है और इंडिकेट करेगी क्रोनिक लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन या पैरालाइटिक इलियस। इन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नीदर फीसिस नॉर फ्लैटस इज पास्ड। अगर किसी को क्रोनिकली काफ़ी टाइम से लार्ज बावल में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें डिफ्यूज़ डिस्टेंशन होगी, डिफ्यूजली, ठीक है, या पैरालाइटिक इलियस में भी डिफ्यूज़ डिस्टेंशन। लेकिन अगर कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें फीसिस या फ्लैटस पास नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं कुछ कॉजेज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो हमें पता होने चाहिए। कुछ हैं ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्रिंसिक लेशन बावल के वॉल में, एक्सट्रिंसिक बाहर से कंप्रेशन पड़ रही है, या पैरालाइटिक इलियस। ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन में लूमेन में क्या हुआ है, या तो फीकल इम्पेक्शन हुई है, गाल स्टोन इलियस भी हो सकता है। गाल स्टोन इलियस में जो गाल स्टोन है वो इरोड होकर गाल ब्लैडर से बाहर आके उसने जो है इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, ठीक है। या फिर वॉर्म्स हो सकते हैं जैसे एस्केरियासिस, ये ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंट्रिंसिक लेजन है बावल की वॉल में, वो क्या हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ट्यूमर है या स्ट्रक्चर बना है जैसे टीबी की वजह से या क्रोन डिजीज़ की वजह से। तीसरा, इंट्यूससेप्शन, बाहर से कंप्रेशन हो रही है, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जैसे अडेशंस, हर्निया या वॉल्वुलस में, ठीक है। इसी तरह पैरालाइटिक इलियस जिसमें बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही तो उसकी वजह हो सकती है पेरिटोनाइटिस, पोस्ट ऑपरेटिव वजूहत की वजह से भी होता है ये, या वास्कुलर, मेनली वास्कुलर होता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन हम जो करवाएंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में वो प्लेन एक्सरे एब्डोमेन होता है, इरेक्ट और सुपाइन पोजीशन में एक्सरे, तो उसमें हमें गैशियस डिस्टेंशन नज़र आएगी और फ्लूइड लेवल नज़र आएगा, लेडर लाइक पैटर्न हम उसको कहते हैं, हमें नज़र आएगा सीढ़ी की तरह। ये नीचे तस्वीर भी बनी हुई है, लेडर लाइक पैटर्न। अच्छा, इसको लेडर लाइक पैटर्न को हम स्टेप लेडर पैटर्न भी कहते हैं, या स्टैक्ड कॉइन, जिस तरह सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हों, तो ये रेडियोग्राफी के लिए हमें स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में एक्सरेज पे मिलता है, ठीक है। जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है उससे ऊपर जो स्मॉल बावल है वो डिस्टेंडेड हो गया है क्योंकि उसमें फ्लूइड और गैस है तो आगे पास नहीं हो रहा, एयर फ्लूइड लेवल हमें मिल रहा है।
फ्लूइड जो है इन डायलेटेड लूप्स में नीचे बैठ गया है जबकि गैस ऊपर नज़र आ रही है। तो एक्सरे तो सामने से चल पड़ रहा है अपराइट पोजीशन में, तो हमें एयर फ्लूइड लेवल नज़र आता है। स्टैक्ड पैटर्न इसलिए कि जो डायलेटेड लूप है उनमें एयर फ्लूइड लेवल है, तो इस तरह लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेडर पैटर्न, स्टेप लेडर, या इसको हम स्टैक्ड कॉइन पैटर्न भी कहते हैं। दूसरी इन्वेस्टिगेशन में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट के करवाने होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में। अब डीडी क्या होगा, हमारी डिफरेंशियल में पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, या अपेंडिसाइटिस। मैनेज किस तरह करेंगे, नथिंग बाय माउथ, कोई भी चीज़ पेशेंट को मुंह से नहीं देनी। डीकम्प्रेशन बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रेनेज, हम एनजी ट्यूब पास करके उसको डीकम्प्रेशन करेंगे। आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है। नंबर 5 कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, नॉन सर्जिकल अप्रोच जैसे डीकम्प्रेशन, आईवी फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक देंगे पैरालाइटिक इलियस के लिए और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि उसमें एडिशंस बनती हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन उनमें भी हमने देना है। अर्जेंट सर्जरी जो है हर्निया वाले केस में, या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है लार्ज बॉवल की और स्ट्रेंगुलेशन हो गई है, तो उसमें फिर हम अर्जेंट सर्जरी करते हैं। ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में भी बता रहा है कि इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन एक अक्यूट या क्रोनिक मोटिलिटी डिसऑर्डर ही होता है जिसमें डिस्टेंशन होती है या स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन डायलेट हो जाती है, डिस्टेंडेड हो जाती है, डायलेट हो जाती है। अक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी। तो पेशेंट जो है सिम्टम और साइंस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले ही प्रेजेंट करेगा, लेकिन उसको कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बज़ाहिर, साइन एंड सिम्टम वही हो रहे हैं, पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन। तो मोर देन 80% केसेस में ये कॉम्प्लिकेट करता है बाकी कंडीशंस को, जैसे सेकेंडरी सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। इन अ फ्यू पेशेंट कोई भी अंडरलाइन कॉज नहीं मिलता तो हम उसको इडियोपैथिक या प्राइमरी सूडो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अगर कोई और क्लिनिकल कंडीशन जो है इसको ये कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो सेकेंडरी सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई वजह नहीं मिली तो ये प्राइमरी या इडियोपैथिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगा। अब आता है क्रोनिक या इंटरमिटेंट सेकेंडरी सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी वाला। ठीक है। तो बहुत सी मेडिकल कंडीशन हैं, जैसे मैं आपको बताया कि जो मतलब कॉम्प्लिकेट करेंगी इसको। तो बहुत सी मेडिकल कंडीशन कैन कॉज क्रोनिक डायलेशन एंड ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में डायलेट होता है, जब इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस होती है, नमूनिया में डायलेट कर जाती हैं इंटेस्टाइन्स स्मॉल एंड लार्ज, सेप्सिस में, नमूनिया में, मेटाबॉलिक में जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, डायबिटीज़ में, हाइपोथायरॉयडिज्म, न्यूरोलॉजिक में, पार्किंसन डिजीज़ में, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, स्ट्रोक, ड्रग्स में ओपिएट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स, इंट्रा एब्डोमिनल ट्रॉमा जब हो, पेल्विक, स्पाइनल एंड फीमोरल फ्रैक्चर्स में। ठीक है। तो अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट को क्रोनिक या इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन रहेगी, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, एनोरेक्सिया और ब्लॉटिंग। ठीक है, डायलेट हो गया है ना, कोई वजह नहीं है, मतलब बहुत सी मतलब ये वजूहत हैं जो मैंने आपको बताई, इनमें स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन डायलेट हो गए हैं, तो उसको क्रोनिक इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन रहेगी, क्रैम्प्स होंगे, पेन, एनोरेक्सिया, ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन भी हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम वही एक्सरे करवाएंगे, उसमें हमें गैसियस डिस्टेंशन नजर आएगी, लार्ज और स्मॉल बाउल की, एयर फ्लूइड लेवल अनयूजुअल है, इसमें नहीं मिलता। बैरियम स्टडीज़ नहीं में हमें ट्यूमर नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर, वॉल्वुलस कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हमें पेशेंट को हुई है, तभी हम इसको सेकेंडरी सूडो ऑब्स्ट्रक्शन कह रहे हैं। तो सिर्फ हम एक्सरे पे ही हमें बस डिस्टेंशन ही मिल सकती है। ठीक है, और कोई। उसके बाद आती है मैनेजमेंट, किस तरह से हम मैनेज करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट को, उसकी भी जिसको क्रोनिक या सेकेंडरी सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें हमने वॉमिटिंग वगैरह के लिए अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें मेटोक्लोप्रोमाइड देंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग अगर यूज़ कर रहा है डिसकंटिन्यू, फीकल इन्फेक्शन को रिलीव करने के लिए इनेवास, और रेगुलर स्टूल सॉफ्टनर्स एंड हाई फाइबर डाइट दी जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है इसमें सूडो ऑब्स्ट्रक्शन में क्रोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन की मैनेजमेंट है। अब ये देखा हमने क्रोनिक या इंटरमिटेंट सेकेंडरी सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। अब दूसरा है अक्यूट इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। अक्यूट यानी इस कंडीशन में क्या होता है, अक्यूट इंटेस्टाइनल डायलेशन होती है, डायलेट हो जाता है, लेकिन प्राइमरीली कॉलन को इन्वॉल्व करता है, लेकिन कभी कभार इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकती है। तो ये कंडीशन यूजुअली उन पेशेंट्स में होती है जिनमें मेजर सर्जिकल या मेडिकल स्ट्रेस हो, जैसे मेजर सर्जरी हुई हो, एमआई, सेप्सिस या रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट्स में। ठीक है, जिनकी मेजर सर्जरी हुई है, मेडिकल स्ट्रेस है, जैसे मेजर सर्जरी है, एमआई हुआ है, सेप्सिस, रेस्पिरेटरी फेलियर,
तो उनमें अक्यूट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है, सर्जरी के बाद होता है ये। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट वो होते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं और नारकोटिक्स ले रहे होते हैं या सेडेटिव्स उनको लगे हुए होते हैं और उनको मेटाबॉलिक और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, तो उनमें ये अक्यूट इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसमें डायलेट हो जाते हैं प्राइमरीली लार्ज कॉलन। तो ऐसे क्या क्लिनिकल फीचर होगा, डिफ़िकल्ट होते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करना मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन से। इसमें पेशेंट को कोलिक की लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, अक्यूट कॉन्स्टिपेशन होगी, अचानक से हुई है, ठीक है, सर्जरी वगैरह हुआ है ना, तो या एमआई या सेप्सिस रेस्पिरेटरी फेलियर के बाद, तो मतलब एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल, अक्यूट कॉन्स्टिपेशन। एग्जामिनेशन पे हमें डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा, बॉवल साउंड कम हो जाएंगी, लोकल टेंडरनेस मिलेगी, उस डिस्टेंडेड कॉलन वाले एरिया पर टेंडरनेस होगी, लेकिन डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, सॉरी मतलब लोकल टेंडरनेस है उस वाले एरिया पर जहाँ पर उसको डिस्टेंडेड कॉलन है, लेकिन डिफ्यूज टेंडरनेस, रिजिडिटी या रिबाउंड टेंडरनेस यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस अक्यूट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन में इन्वेस्टिगेशन में वही एक्सरे किया, मैसिव डायलेशन कॉलन की नज़र आई, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली सीकम की, मैनेज कैसे किया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी सही की, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई डीकम्प्रेशन के लिए, ड्रग्स जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को डिप्रेस करें, अवॉइड करें। बेरियम इनेमा बहुत डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ परफोरेशन का रिस्क है, पहले से बॉवल डायलेटेड है। डीकम्प्रेसिव कोलोनोस्कोपी फ़ायदे वाली होती है कुछ पेशेंट्स में, और सीकम का रिमूवल रिक्वायर्ड होता है अगर बहुत ज़्यादा मैसिव डायलेशन हो गई हो, ठीक है। एक इनाम दानिश अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। Acute pseudo-obstruction should be included in the differential diagnosis in the hospitalized patient complaining of abdominal pain and constipation। वो हॉस्पिटल में आया है, दाखिल हुआ है, तो उसको एब्डोमिनल पेन भी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें आप ये अक्यूट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन डिफरेंशियल में रख सकते हो। दिस टॉपिक इज स्पेशली इंक्लूडेड इन दिस एडिशन because clinically we see this is not an uncommon condition, and we have lost one old patient who was admitted with a complete heart block के साथ आया था, और उस एक हफ़्ता वो वार्ड में था एज ए बेड रिडन पेशेंट, कंप्लेन कर रहा था कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन, ठीक है। डायग्नोसिस उसकी डिले हो गई और पेशेंट जो है इंटेस्टाइनल रप्चर एंड शॉक के साथ जो है वो डाइड, ठीक हो गया। तो इसीलिए आपने अक्यूट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन को डिफरेंशियल में रखना होता है, दैट्स इट। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, अक्यूट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हम स्टार्ट करेंगे।